नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की विषय की मैराथन क्लास कराएंगे और इस वीडियो में हम कंप्लीट हिंदी को कवर कर लेंगे, यानी हिंदी का सिलेबस एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और डीएलएड ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दें मैराथन क्लास को, और घंटी वाले बटन को भी दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैराथन क्लास का टाइम 3 बजे है। प्रत्येक दिन 3 बजे मैराथन क्लास आती है। जो छात्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि प्रत्येक दिन 3 बजे, शाम को 3 बजे मैराथन क्लास आती है। यदि आपको किसी भी मैराथन क्लास की, यानी 8 विषय की मैराथन क्लास हम करा रहे हैं, और यदि पीडीएफ आपको पहले से चाहिए मैराथन क्लास की तो आप ले सकते हैं 84 45 76 64 64, जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 84 45 76 64 64 पर आप मैसेज करके किसी भी विषय की मैराथन क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। इससे यह होगा कि आपको हम एक विषय की जो मैराथन क्लास हैं वो 2 दे रहे हैं। केवल हिंदी की एक मैराथन क्लास है, बाद बाकी 7 विषय की आपको 2 मैराथन क्लास मिलेंगी और उन्हीं की पीडीएफ है। पीडीएफ बना ली हैं हमने, और जिन छात्रों को चाहिए तो वह ले सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? अखंड मूल ध्वनि को वर्ड या अक्षर कहते हैं। यदि आपके पेपर में कहीं अक्षर लिखा है या वर्ड लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप समझ गए। अखंड मूल ध्वनि को वर्ड या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ड होते हैं हिंदी के अ आ ई, इनके जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वर्डों के समूह को या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला, यानी कुछ इम्पोर्टेंट डाटा हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में जो बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके पूछे जाते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। लेखन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं, जिसमें आपके 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। तो आपने समझा, लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुल स्वर। जो कुल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अंग है। तो इस प्रकार आपके ये कुल स्वर हैं। कुल व्यंजन समझते हैं। कुल व्यंजन में क्या है? आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ये आपके यहाँ तक स्पर्श व्यंजन हैं। देखते हैं दोस्तों, का वर्ड, जो का वर्ग में का खा गा घा ड़ा आता है। तो ये कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि का वर्ग के वर्ड बताइए या अक्षर बताइए। बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में चा छा जा जा डा। टा वर्ग में टा ठा डा डा डा। ता वर्ग ता था दा दा ना। और पा वर्ग में पा फा वा वा मा। तो इस प्रकार ये आपके 25 वर्ड हैं। ये स्पर्श व्यंजन हैं। ये प्रथम वर्ड, द्वितीय वर्ड, तृतीय वर्ड, चतुर्थ वर्ड और पंचम वर्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और यहाँ से लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों में से अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, र, ल और व। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं।
श, स और हा। नेक्स्ट देखते हैं दुगुड़ व्यंजन। दुगुड़ व्यंजन कौन से हैं? ड और ण। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये इस प्रकार आपके संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और देखते हैं दोस्तों, छ किससे मिलकर बना होता है? का और सा से। यहाँ पर हलंत है, ये ध्यान रखें। कहीं कहीं विकल्प में क्या है, एक से दे देंगे, एक में हलंत होगा, एक में नहीं होगा। हलंत वाला सही माना जाएगा। त्र देखते हैं, ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञ, जा और ड़ा से मिलकर बना होता है। श्र, सा और रा से मिलकर बना होता है। और ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और श, स और स। अब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा हो गया? ये हो गया पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड ये हो गया। तो ये यहाँ पर बताया गया है अघोष कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड और सा तीनों। नेक्स्ट देखते हैं घोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड या, र, ल, व और हा। तो ये क्या होंगे? घोष व्यंजन। तो यहाँ पर समझते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये विकल्प में पूछ सकते हैं आपसे, कोई सा भी दे दिया जाएगा। जैसे ये दे दिया और पूछ लिया ये घोष है या अघोष है, इसलिए ये डाटा हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड और या, र, ला, व ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड और तीनों सा और हा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके। देखते हैं दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान, समझते हैं दोस्तों। कंठ यानी कंठ या कंठ उच्चारण स्थान का क्या है? कंठ। तो कंठ में क्या आता है? कवर्ड आता है, हा आता है और आ और बड़ी अंग भी आती है, यानी अंग है बड़ी अंग। इस प्रकार आपने देखा कंठ में ये, तालु में च वर्ग आएगा पूरा कंप्लीट। च वर्ग में ये सभी वर्ड होंगे और या, श, ई। तालु में देखा, मूर्धा में देखते हैं ट वर्ग आएगा, यानी टा, ठा, डा, डा, ण और श आएगा और री आएगा। दांत में देखते हैं, यानी जिसे दंत बोलते हैं। मूर्धा को मूर्धन्य बोलते हैं, तालु को तालव्य बोलते हैं, कंठ को कंठे बोलते हैं। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसमें ता वर्ग आएगा और सा आएगा। ओष्ठ में देखते हैं पा वर्ग आएगा, यानी पा, फा, वा, भा, मा और उ ये भी आएगा आपका ओष्ठ है या ओष्ठ में। दंत मूल में या बस्य में या और ला, रा और ला। नेक्स्ट देखते हैं नासिका या नासिक। इसमें क्या आएगा? पंचम वर्ग, पूरा पंचम वर्ग आता है और अंग। कंठ तालु में ए, अए, कंठ ओष्ठ में ओ, औ, दंत ओष्ठ में वा। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्वर। स्वर किसे कहते हैं समझते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, यहाँ पर क्या होगा? बड़ी ई होगी, ई, उ,
ए आए ओ औ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? निर्नुनासिक स्वर, जिसे मौखिक स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ। अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह तथा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे यानी जो चंद्रबिंदी रखी होंगी वो अनुनासिक में आएंगी। इसमें स्वर पर चंद्रबिंदी होती है। संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ए आए ओ औ। तो इस प्रकार आपने वर्ड देखा, वर्णमाला देखी, स्वर देखे, स्वर के प्रकार देखे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जो हवा है, जो वायु है, वह मुख यानी मुंह के किसी भाग से स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। देखते हैं दोस्तों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं परिभाषा में, यह 25 होते हैं। हमने आपको बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फा वर्ग के सभी वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। यह 4 होते हैं, य, र, ल, व। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन, या इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग से घर्षण खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को ऊष्म व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग से घर्षण खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यह 4 होते हैं, श, स और श और ह। तो ये 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और आपको बता दें हम आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आप सिलेबस देख सकते हैं। यदि आप पर सिलेबस नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सिलेबस दे देंगे 84 45 76 64 64। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाएं। वहां पर हम समय समय पर आपको जब कभी क्लास नहीं आती है तो सूचना प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। और किसी भी विषय की PDF चाहिए तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। समय बहुत कम है। अच्छे अंक लाने के 2 ही तरीके हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और पुराने पेपर हल कीजिए। अगर आप दूसरे रास्ते में फंस गए, कहने का मतलब ये है सही तरीका तो यही है। यदि आप किताब पढ़ने लगे या फिर एक विषय की 30 40 वीडियो देखने लगे, 20 वीडियो देखने लगे, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप केवल कम वीडियो देखिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और पुराने पेपर हल कीजिए। यही सही तरीका है।
जब पेपर का टाइम चल रहा है तो आप अपने समय को बर्बाद न करें। इसलिए हम मैराथन क्लास इसीलिए ला रहे हैं कि कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक विषय की 2 मैराथन क्लास हैं, एक मैराथन क्लास 1.5 घंटे की है, तो यानी 3 घंटे में हम प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रहे हैं। केवल हिंदी की एक मैराथन क्लास आएगी, वो आज आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन या जिन्हें दुगुड़ व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आए, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 2 होते हैं, ड और ण। नेक्स्ट देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार छोटी अंग जिसे बोलते हैं, अंग की बिंदी लगी होती है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, जंगल, अंतर, कंचन आदि। अनुनासिक, यहाँ पर क्या है, चंद्रबिंदु है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख तथा नाक दोनों से निकलती है, जैसे आँख, चांद, बूंद, कुंवर आदि। रा के प्रकार देखते हैं। रा वर्ड के प्रकार ये पूछ लिए जाते हैं। रा का संयुक्त वर्ड रूप। रा वर्ड को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जो रा वर्ड होते हैं उन्हें 2 प्रकार से लिख सकते हैं। रा का संयुक्त वर्ड रूप है, रा का पदेन रूप है और रा का रेफ रूप है। यह वर्ड यानी रा का पदेन रूप देखते हैं, यह वर्ड के नीचे लगता है, जैसे गा में लगा है नीचे, ये ग्रह, क्रम, वज्र, पा में लगा है प्रकाश। और ये आपका रेफ रूप है, यह पहले पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ता है, यह अपने पीछे वाले वर्ड पर जाकर जुड़ता है, जैसे कर्म, ये कर्म, तो ये क्या होगा, रा माँ पे लग जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, कर्म। वर्ग, वर्षा, कार्य आदि। अयोग, वाह। अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। इन दोनों का जाति योग न तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह की डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लिपि। ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं आपके पेपर में। भाषा जिन संकेतों या चिन्हों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। आक्षरिक लिपि, जिस रूप में अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें आक्षरिक लिपि कहते हैं। ये सभी डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए हम कहते हैं आप मैराथन क्लास को देखिए और पुराने पेपर को हल कीजिए, आपके अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। लिपि के विकास की अवस्थाएं या सोपान। तो लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। चित्रलिपि, भाव संकेत लिपि, वर्णात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अक्षर सुंदर एवं सुडौल होते हैं। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं, यानी अक्षर सुंदर एवं सुडौल होते हैं। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड में दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्चारण। मौखिक रूप से बोलना उच्चारण कहलाता है। जिस प्रकार हम मुख से बोल रहे हैं
वो क्या है? उच्चारण है। उच्चारण के प्रकार, उच्चारण के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण देखते हैं, भाषा के मौखिक रूप को शुद्ध बोलना शुद्ध उच्चारण कहलाता है। भाषा के मौखिक रूप को शुद्ध बोलना शुद्ध उच्चारण कहलाता है। अशुद्ध उच्चारण, भाषा के मौखिक रूप को अशुद्ध बोलना अशुद्ध उच्चारण कहलाता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं अशुद्ध उच्चारण के? देखते हैं दोस्तों। ध्वनि के लोप के कारण, शारीरिक विकार के कारण, अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान के अभाव के कारण, उच्चारण स्थानों के ज्ञान के अभाव के कारण, विराम चिन्हों के ज्ञान के अभाव के कारण, स्वर व लय के ज्ञान के अभाव के कारण, क्षेत्रीय बोलियों के कारण, माता पिता के अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए, और पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये सिलेबस से ही हम टॉपिक करा रहे हैं, और 2015 से अभी तक जितने भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हमने इस पीडीएफ में या इस मैराथन क्लास में कंप्लीट करा रहे हैं। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण पूछे जाएं तो आप लिख सकते हैं ध्वनि के लोप के कारण, शारीरिक विकार के कारण, अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान के अभाव के कारण, उच्चारण स्थान के ज्ञान के अभाव के कारण, विराम चिन्ह के ज्ञान के अभाव के कारण, स्वर व लय के ज्ञान के अभाव के कारण, क्षेत्रीय बोलियों के कारण, माता पिता के अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो ये सभी अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं। अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु उपाय या उच्चारण शुद्ध करने के उपाय, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए क्या करेंगे आप? तो यही पॉइंट लिखेंगे। कौन से? शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना चाहिए, विराम चिन्ह का ज्ञान कराना चाहिए, सुर व लय का ज्ञान कराना चाहिए। तो इस प्रकार अशुद्ध उच्चारण सुधार सकते हैं, यानी उच्चारण शुद्ध करने के उपाय हैं ये। बर्तनी, बर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। देखते हैं दोस्तों। भाषा के उच्चारित रूप को उसी क्रम में लिखना बर्तनी कहलाता है या बर्तनी कहलाती है। हिंदी भाषा में बर्तनी, अंग्रेजी भाषा में इसे स्पेलिंग व उर्दू भाषा में हिज्जे कहते हैं। बर्तनी का संबंध उच्चारण से होता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो बर्तनी भी अशुद्ध होगी। तो हम कह सकते हैं बर्तनी में क्या लिख सकते हैं? बर्तनी की डेफिनेशन पूछे जाए तो भाषा के उच्चारित रूप को उसी क्रम में लिखना बर्तनी कहलाती है। बर्तनी के प्रकार, बर्तनी दो प्रकार की होती है, शुद्ध बर्तनी, अशुद्ध बर्तनी। शुद्ध बर्तनी देखते हैं, भाषा के उच्चारित रूप को उसी क्रम में शुद्ध लिखना शुद्ध बर्तनी कहलाती है। अशुद्ध बर्तनी, भाषा के उच्चारित रूप को उसी क्रम में अशुद्ध लिखना अशुद्ध बर्तनी कहलाती है। बर्तनी अशुद्ध के कारण, बर्तनी की अशुद्धियाँ करने के कारण या बर्तनी अशुद्ध के कारण क्या हैं? तो यह लिखने को प्रश्न आ सकता है। देखते हैं दोस्तों। उच्चारण अशुद्ध होना, लिखने में शीघ्रता करना, क्षेत्रीय भाषा का खराब प्रभाव, मात्राओं के ज्ञान का अभाव, उच्चारण के ज्ञान का अभाव, लिपि के ज्ञान का अभाव, शारीरिक विकार के कारण। तो ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं बर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय। छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए, समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर बताना चाहिए, कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना चाहिए, सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए, शारीरिक विकार या शारीरिक दोष का निवारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं बर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने या दूर करने के उपाय हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विराम चिन्ह।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह। समझते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी का जो सिलेबस आपका है उसमें करीब करीब 10 टॉपिक हैं और आपके पेपर में प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आप क्या करें, सिलेबस को कंप्लीट कर लें, आपके अच्छे अंक आएंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, बहुत से छात्र हिंदी नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको जो विषय सरल लगता है उसको भी बराबर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो विषय आपको कठिन लगता है उसमें यदि आपके पासिंग मार्क्स भी आ जाएं तो, और जो विषय सरल लगता है उसमें यदि वो सब्जेक्ट 25 नंबर का है तो आप उसमें 25 नंबर पूरे लाइए, क्योंकि आपको सरल लगता है। यदि 50 नंबर का है तो आप 50 नंबर पूरे लाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। आप क्या करते हैं, जो विषय हमें आता है उसे पढ़ते नहीं, जो नहीं आता है उसे पढ़ते रहते हैं। तो होगा क्या, जो आता है उसे नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी कम नंबर आएंगे। क्योंकि हिंदी भी इतनी भी सरल नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसमें ग्रामर पोर्शन भी है और थॉरेटिकल पोर्शन जो आपके डीएलएड से रिलेटिव, आपको साइकोलॉजी के अनुसार बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके अनुसार कुछ टॉपिक जोड़े जाते हैं। तो आपको हिंदी पढ़नी ज़रूर पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह। विराम का शाब्दिक अर्थ रुकना या ठहराव या ठहरना होता है। ये शाब्दिक अर्थ है। वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। किसके अनुसार? कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्ह हैं वो 20 होते हैं। आपके पेपर में पूछा भी गया है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह के प्रकार। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, जो पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। और विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह ये होते हैं, जिसमें 2 होते हैं इकायरा, और जिसमें 2 होते हैं सिंगल और डबल। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह, जिसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, वो ये है। निर्देशक चिन्ह ये है। निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है और आपका योजक चिन्ह छोटा होता है। ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूज न हो। नेक्स्ट देखते हैं विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह है आपका। विस्मरण चिन्ह ये आपका विस्मरण चिन्ह है। और हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। आपके पेपर में हंसपद डेफिनेशन पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को समझते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। पूर्ण विराम का क्या अर्थ है? भली भांति ठहरना। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का भाव पूर्ण हो जाता है, ऐसे वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामू खेलता है, तो ये आपका पूर्ण विराम है, वाक्य पूर्ण हो गया। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके पिताजी बीमार हैं, यहाँ पर अर्ध विराम लगाया है, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना। वाक्य में जहाँ कम ठहरना होता है या कम रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि तुम इधर आओ, अच्छा अब मैं चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
यहाँ पर लिख लेंगे उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कब आए, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, भय, प्रेम, आश्चर्य, करुणा आदि का बोध कराने के लिए वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह पास हो गया, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उदाहरण है। अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकारा अवतरण और दोहरा अवतरण। इसमें एक कॉमा होता है, इसमें दो दो कॉमा होते हैं। देखते हैं दोस्तों, इकारा अवतरण चिन्ह लेखक या कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम, पाठ का शीर्षक आदि लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दोहरा अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों आदि को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने कहा कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह। पुनरुक्त युग्म शब्दों के बीच में तथा मध्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, दुख सुख, भाई बहन आदि। निर्देशक चिन्ह, किसी कथन में वक्ता के बाद विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, रमेश तुम कहाँ रहते हो। तो ये निर्देशक चिन्ह कहाँ था, ये था निर्देशक चिन्ह, ये था निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या करने कॉमा किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वनों से निम्नलिखित लाभ हैं। नेक्स्ट देखते हैं विस्मरण चिन्ह। जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, उसे लिखने के लिए विस्मरण पद या विस्मरण चिन्ह या हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने अपना, यहाँ पर कार छूट गया था, तो ये आपका विस्मरण चिन्ह लगाकर हमने लिखा है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा। और मैराथन क्लास में क्या है कि हम आपका रिवीजन करा रहे हैं और जो शब्द है उसका अर्थ बताते चल रहे हैं, क्योंकि लिखना आपको है तो शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। और यदि डिटेल में आपको वीडियो देखनी है तो हमने प्रत्येक विषय की 10 से 12 वीडियो बनाई हैं और उसमें सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पुराना चैनल है परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाकर उस पर भी देख सकते हैं। शॉर्ट में आप सर्च कर लेना PS24, यूट्यूब पर सर्च कर लेना PS24, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रत्येक विषय की 10 से 12 वीडियो हमने कराई हैं और उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाषा। भाषा समझते हैं, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने भाव और विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। देखते हैं दोस्तों आपको क्या लिखना है। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, या आप ये लिखें या ये लिखें। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अभिव्यक्ति के प्रकार। भाषा अभिव्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित।
मौखिक, देखते हैं दोस्तों मौखिक, भावों एवं विचारों को मौखिक अभिव्यक्ति को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित, भावों एवं विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति को भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भाव एवं विचारों को अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन, आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं? भाषण, व्याख्यान, कविता पठन, कहानी पठन, विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन, कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध, नाटक लेखन, पत्र लेखन, आत्मकथा आदि, ये सभी आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लेखन। लेखन का मतलब है लिखना। भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण के उद्देश्य या लिखने के उद्देश्य, लेखन का शिक्षा में उद्देश्य, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखेंगे बालक अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त कर सके। बालक किसी घटना या संदेश को लिखकर व्यक्त कर सके। बालक अपने ज्ञान को लिखकर व्यक्त कर सके। बालक सुंदर व शुद्ध लिख सके। बालक विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करके लिख सके। बालक वर्तनी शुद्ध लिख सके। तो लेखन शिक्षण के ये उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लेखन शिक्षण की विशेषताएं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लेखन शिक्षण की विशेषताएं, समझते हैं। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इससे बालक अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इससे बालक किसी घटना या संदेश को लिखकर व्यक्त करता है। इससे बालक सुंदर व शुद्ध लिखता है। या आप इसे चेंज कर सकते हैं, इससे बालक सुंदर व शुद्ध लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इससे बालक वर्तनी शुद्ध लिखते हैं। इससे बालक कलम पकड़ना सीखते हैं। इससे बालक सुडोल अक्षर बनाना सीखते हैं। इससे बालक लिखते समय बैठने का तरीका सीखते हैं। यहाँ पर तय कर लेंगे। यहाँ पर भी कर लेंगे सही, क्योंकि बहुत से बालक के बारे में बताया जा रहा है। एक बार पुनः देखते हैं। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इससे बालक अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे करते। इससे बालक किसी घटना या संदेश को लिखकर व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इससे बालक सुंदर व शुद्ध लिखते हैं। सुंदर व शुद्ध लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इससे बालक वर्तनी शुद्ध लिखते हैं। इससे बालक कलम पकड़ना सीखते हैं। इससे बालक सुडोल अक्षर बनाना सीखते हैं। इससे बालक लिखते समय बैठने का तरीका सीखते हैं। लेखन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें या फिर लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बिंदु, बैठने का ढंग, और ये प्रत्येक हेडिंग आपके पेपर में पूछी गई हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर समझें। बैठने का ढंग, रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रखनी चाहिए, अर्थात सीधे बैठना चाहिए, झुककर बैठना नहीं चाहिए। नंबर 2, आँखों से कलम की दूरी, जो आँख से कागज़ की दूरी। जब हम किताब पढ़ते हैं या नोटबुक पर लिखते हैं तो वही बताया गया है कि आँख से कागज़ की दूरी कितनी होनी चाहिए,
आंख से कागज की दूरी 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच होनी चाहिए। कलम पकड़ने की विधि, कलम को निब से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। शिरोरेखा, शिरोरेखा को समझते हैं, वर्णों के या शब्दों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ड के दोनों ओर वर्ड की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। दोनों तरफ कितनी निकली होनी चाहिए? वर्ड की चौड़ाई की 1/3। अक्षर की सुडौलता, अक्षर पूरे लिखने चाहिए जिससे सुडौल लगे। लिखने का क्रम, लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। लिखने का क्रम कैसा होना चाहिए? बाएं से दाएं की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लिपि प्रतीक, हलंत, मात्राओं, विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ये सभी क्या हैं? लिपि के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार आपने देखा लेखन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग था, आँखों से कागज की दूरी थी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, अक्षर की सुडौलता, लिखने का क्रम, लिपि प्रतीक। तो इस प्रकार आपने देखा बैठने का ढंग क्या था? सीधे बैठना चाहिए। आँख से कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए? या आप 30 सेंटीमीटर लिखें या फिर 12 इंच लिखें या फिर 1 फुट लिखें। कलम पकड़ने की विधि, कलम को निब से यानी पॉइंट से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। जो शिरोरेखा होती है वो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को कहते हैं। अक्षर को पूरे लिखने चाहिए जिससे सुडौल लगें। लिखने का क्रम क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर। प्रतीक, जो लिपि प्रतीक हैं वो हलंत, मात्राएं, विराम चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन शिक्षण की विधियां। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। एक एक करके इन्हें समझते हैं। रूपरेखा विधि, इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों की कॉपी पर बिंदु द्वारा अक्षर या शब्द लिखते हैं और छात्र इन बिंदुओं पर पेंसिल या पेन घुमाते हैं जिससे अक्षर या शब्द उभर आते हैं। इसका अभ्यास करने से छात्र अक्षर तथा शब्द लिखना सीख जाते हैं। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना रूपरेखा विधि कहलाती है। अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक पेन से छात्रों की कॉपी पर अक्षर या शब्द लिखते हैं और छात्र इन अक्षरों या शब्दों को देखकर उसी प्रकार लिखते हैं। तो शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? अक्षर देखकर उसी प्रकार बनाना अनुकरण विधि। बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाना, जब बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाएंगे तो ये क्या होगा? रूपरेखा विधि। मॉन्टेसरी विधि, इस विधि में छात्र को पहले गत्ते पर बने अक्षरों पर उंगली घुमवाते हैं, फिर पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमवाते हैं। इस प्रकार छात्र अक्षर के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। शॉर्ट में अगर कहें तो गत्ते पर बने अक्षरों पर पहले उंगली घुमवाते हैं, फिर पेंसिल घुमवाते हैं। तो यह विधि आपकी मॉन्टेसरी विधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं पेस्टालॉजी विधि। इस विधि में अक्षरों को टुकड़ों में विभाजित कर लिखा जाता है। यानी अक्षरों को क्या करते हैं? टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, फिर टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट में हम कहेंगे अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना पेस्टालॉजी विधि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक विधि में क्या होगा? इस विधि में पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान कराया जाता है, बाद में अंश ज्ञान कराते हैं। अर्थात छात्र को पहले वाक्य की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। यानी पूर्ण से अंश की ओर इस विधि को कहते हैं।
तो इस प्रकार आपने देखा, एक बार इसका रिवाइज करते हैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो लेखन शिक्षण की जो विधियां हैं वो हैं रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालॉजी विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। रूपरेखा विधि में क्या है, बिंदुओं द्वारा अक्षर बनाएंगे। अनुकरण विधि, अक्षर देखकर उसी प्रकार अक्षर बनाना। मॉन्टेसरी विधि, गत्ते पर बने अक्षरों पर पहले उंगली घुमाते हैं फिर पेंसिल घुमाते हैं। पेस्टालॉजी विधि, अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर बनाना। मनोवैज्ञानिक विधि, इसमें छात्र को पहले पूर्ण ज्ञान कराएंगे उसके बाद अंश का ज्ञान कराएंगे, यानी पहले पूरी वस्तु को बताएंगे फिर उसके भाग को बताएंगे। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां क्या होती हैं, तो लेखन शिक्षण में सामान्य त्रुटियां यही होती हैं कि वा और बा की त्रुटि, छ और छ की त्रुटि, सा और शा की त्रुटि। यहाँ पर एक ये सा होगा सड़क वाला, शा और शा की त्रुटि, डा और डा की त्रुटि, ये त्रुटियां करते हैं छात्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालक कुछ वर्डों के उच्चारण को नहीं समझ पाते हैं और उससे मिलता जुलता वर्ड लिख देते हैं। इस प्रकार लेखन शिक्षण में त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेखन कौशल का विकास। छात्रों में लेखन कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो आप लिखेंगे छात्रों में लेखन कौशल का विकास कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, पत्र लेखन आदि के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन के प्रकार। लेखन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख। एक एक करके समझते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सुलेख, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। समझते हैं, सुलेख का अर्थ है सुंदर लिखना या सुंदर लेखन। सुलेख का उद्देश्य सुंदर लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे वाक्य पढ़ने में स्पष्ट आते हैं। अनुलेखन, अनुलेखन का मतलब है अनुकरण करके लिखना, यानी अनुलेख का अर्थ है अनुकरण करके लिखना। किसी लिखे हुए शब्द का अनुकरण करके पुनः वही शब्द लिखना अनुलेख कहलाता है। अर्थात जब अध्यापक बोल बोल कर श्यामपट्ट पर लिखता जाता है तब पीछे पीछे बालक भी उसी गति से सुनते हुए लिखते जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अनुलेख कहेंगे, यानी अनुकरण करके लिखना। श्रुतिलेख यानी सुनकर लिखना। देखते हैं दोस्तों, श्रुतिलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। किसी अक्षर, शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना श्रुतिलेख कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा, सुलेख यानी सुंदर लिखना, अनुलेख यानी अनुकरण करके लिखना, श्रुतिलेख यानी सुनकर लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, सुलेख का महत्व या विशेषताएं पूछी जाएं तो आप लिख सकते हैं, लिखने में गति आती है, यानी लिखने की गति में वृद्धि होती है श्रुतिलेख से। इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। इसमें छात्र की आँख, कान और हाथ तीनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इसमें छात्र एकाग्र रहता है। इसमें छात्र का ध्यान केंद्रित रहता है। तो इस प्रकार श्रुतिलेख का महत्व या विशेषताएं आए तो आप लिख सकते हैं। श्रुतिलेख के उद्देश्य, यदि श्रुतिलेख के उद्देश्य भी आए तभी आप यही लिखेंगे, यानी महत्व, विशेषताएं और उद्देश्य में यही पॉइंट आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल समझते हैं दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सु बो प ले, पहला पहला अक्षर लेकर हम ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, सु बो प ले। देखते हैं, यही क्रम होता है भाषा कौशल का। पहले जो बालक है जब छोटा होता है तो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, तब लिखता है, यही क्रम है। और सुनना को श्रवण कहते हैं
बोलना को भाषण कहते हैं, पढ़ना को पठन या वाचन कहते हैं, लिखना को लेखन कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा कौशल में श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन या वाचन कौशल, लेखन कौशल होंगे। यानी इसमें क्या होगा, श्रवण कौशल में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, भाषण कौशल बोलकर विचार प्रकट करना, पठन या वाचन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लेखन कौशल लिखकर विचार प्रकट करना। तो इस प्रकार आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। सुनना तथा पढ़ना या श्रवण तथा पठन वाचन ग्रहणात्मक कौशल हैं। यानी आपके ये वाले आपके और श्रवण, सुनना तथा पढ़ना, आप यहाँ से सुनना और ये पढ़ना या फिर श्रवण या पठन या वाचन। तो इस प्रकार ये बताया गया है। अभिव्यक्तात्मक कौशल ऐसे कौशल जिन्हें अभिव्यक्त किया जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। बोलना तथा लिखना क्या हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, जिन्हें बोलने को भाषण और लिखना को लेखन भी कहते हैं। भाषा कौशल के सोपान हमने अभी आपको बताया था, यही क्रम होता है। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशल, भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल हैं। श्रवण कौशल, भावों एवं विचारों को सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल, भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना भाषण कौशल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं पठन या वाचन कौशल, भावों एवं विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना वाचन या पठन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेखन कौशल, भावों एवं विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाचन, वाचन किसे कहते हैं, लिखित भाषा को देखकर पढ़ना, लिखित भाषा को देखकर पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। वाचन के प्रकार, वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। और ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी भी गई है। देखते हैं सस्वर वाचन, स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन किसे कहेंगे, स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन किसे कहेंगे, जो वाचन त्रुटि रहित एवं वाचन के घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। यानी जिस वाचन में त्रुटि नहीं होती ऐसे वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन समझते हैं, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। तो अनुकरण वाचन किसे कहेंगे, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। मौन वाचन, बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा सस्वर वाचन स्वर सहित पढ़ना, मौन वाचन बिना आवाज निकाले पढ़ना, आदर्श वाचन जो वाचन त्रुटि रहित एवं वाचन के घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा कौशल, ये हमने आपको बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलोम शब्द, यानी जिसे विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। इसकी परिभाषा समझते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सच,
सच का विपरीत क्या होगा, या विलोम शब्द झूठ, दिन का रात। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोट में पढ़ते हैं कुछ। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोट का होता है जिसका वह मूल शब्द होता है। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, और क्रिया का विलोम क्रिया होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें आपके 2015 से अभी तक जो विलोम शब्द आए गए हैं उनको हमने लिखा है और कुछ महत्वपूर्ण भी लिखे हैं। देखते हैं दोस्तों, जंगम, जंगम, जंगम का होता है स्थावर। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। मुक्त का विलोम है ग्रस्त। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। उचित का विलोम अनुचित। विरोध, विरोध का विलोम है समर्थन। आनंद, आनंद का विलोम है कष्ट या वेदना। नूतन का विलोम है पुरातन। संधि का विलोम है विग्रह। संयोग का विलोम होता है वियोग। अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा। कृतज्ञ का विलोम है कृतधन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक का विलोम है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। सृष्टि का विलोम है प्रलय। समष्टि का विलोम है व्यष्टि। चांचल्य का विलोम है धैर्य स्थैर्य, सॉरी, चांचल्य का विलोम क्या है, स्थैर्य। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम है रोपड़। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना या उखाड़ फेंकना। मूक, मूक का विलोम है वाचाल। मौन का विलोम है मुखर। गरिमा का विलोम है लगिमा। उर्वर का विलोम है ऊसर। रोशक का विलोम है पोषक। ऋजु का विलोम है वक्र। विस्तार का विलोम है संक्षेप। संग्रह का विलोम है विग्रह। तिमिर का विलोम है आलोक। निर्मल का विलोम है मलिन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मृदुल, मृदुल का विलोम है रुच। गमन का विलोम है आगमन। मौखिक का विलोम है लिखित। अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ। अनुराग का विलोम है विराग। क्षणिक का विलोम है शाश्वत। अनंत का विलोम है अंत। वैकल्पिक का विलोम है अनिवार्य। अर्चन का विलोम है व्यन, व्ययन। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। संयोग का विलोम है वियोग। उन्नति का विलोम है अवनति। नंदनी का विलोम है वंदनीय। विरोध का विलोम है सहयोग। उत्थान का विलोम है पतन। दुर्गम का विलोम है सुगम। दुर्गम का क्या विलोम होगा, सुगम। तो इस प्रकार हमने आपको 32 विलोम शब्द कराए। कुछ इसमें आपके पेपर में आए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण हमने कराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द, परिभाषा देखते हैं इसकी पर्यायवाची शब्द की, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश है, आकाश को नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। और आकाश के पर्यायवाची आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी कुछ आपके पेपर में पूछे गए हैं, कुछ हमने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण लिखे हैं। सूर्य के क्या होते हैं, भानु, भास्कर, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, मार्तंड। ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं अश्व। अश्व का क्या होंगे पर्यायवाची, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाज, सैंधव, है। अमृत के
पर्यायवाची अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, मधु। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत के पर्यायवाची गिर, पहाड़, शैल, भूधर, महीधर। अग्नि के पर्यायवाची देखते हैं आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, कृशानु। समुद्र के देखते हैं जलद, बारिद, अम्बुद, सागर, रत्नाकर, नीरद। आँख के देखते हैं पर्यायवाची नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, नैना, अच्छी। गंगा के देखते हैं देव नदी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, मंदाकिनी। गणेश के देखते हैं पर्यायवाची लंबोदर, गजानन, गणपति, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक। गुरु के देखते हैं पर्यायवाची शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पानी के अम्ब, जल, बार, नीर, पयो। बादल के पानी में दा लगा देंगे, पानी के पर्यायवाची में अगर दा लगा दें तो बादल के बन जाते हैं। इस प्रकार अम्बुद, जलद, बारिद, नीरद, पयोद। कमल के देखते हैं पानी के पर्यायवाची में जा लगा दें तो कमल के बन जाएंगे अम्बुज, जलज, बारिज, नीरज, पयोज। समुद्र के पर्यायवाची पानी के पर्यायवाची में धी लगा दें तो समुद्र के बन जाएंगे। तो इस प्रकार पानी के यदि याद हैं तो बादल के, कमल के और समुद्र के आप लिख सकते हैं। देखते हैं समुद्र के अम्बुद, जलद, बारिद, नीरद, पयोद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंद्र के देवपति, देवेंद्र, देवेश, मेघराज, वज्रधर, बिडोजा। रात्रि के देखते हैं निशा, रजनी, रात, रैन, यामिनी। पवन के देखते हैं हवा, वायु, अनिल, समीर, बयार। हाथी के पर्यायवाची देखते हैं गज, कुंजर, हस्त, दंती, सुंडी, सारंग। यमुना के देखते हैं कालिंदी, कालिंदजा, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, सूर्यजा, भानुजा। चंद्रमा के देखते हैं पर्यायवाची शशि, शशांक, मयंक, निशाकर, रजनीकर। सरस्वती के देखते हैं बीड़ा पाण, हंसवाहिनी, भारती, बागदेवी, विद्यादायिनी। अतिथि, अतिथि के देखते हैं ये आपके पेपर में पूछे गए हैं सरस्वती, अतिथि, बसंत। तो अतिथि के देखते हैं मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन। बसंत के देखते हैं ऋतुराज, मधुमास, माह। तो इस प्रकार आपने देखे बसंत के, ऋतुराज, मधुमास, माघ। तो ये कुछ आपके पेपर में पूछे गए थे और कुछ हमने इम्पोर्टेंट लिखे हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा भी आपको याद करने हैं तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध बर्तनी। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो भी लिखा है वो शुद्ध ही लिखा है, आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो श्रृंगार इस प्रकार लिखेंगे, कुमुदनी इस प्रकार लिखेंगे, कवित्री इस प्रकार लिखेंगे, ना तो का पे न वा पे किसी पर मात्रा नहीं होगी। आध्यात्मिक, उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों ही जा आधे होते हैं। आशीर्वाद, द्वारका, पूजनीय, पूजनीय में क्या होता है, जो जा होता है वो पूरा होता है, ये शुद्ध बर्तनी है। ज्योत्सना, अनधिकृत, कालिदास, कालिदास में छोटी की मात्रा लगती है ला पर। वाल्मीकि,
वाल्मीकि यानी का में छोटी की मात्रा होती है। अनुग्रहीत, युधिष्ठिर, आयुर्वेदिक, रचयिता, बर्तन, प्रतिष्ठा, शताब्दी, सृष्टि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋषि, परिस्थिति, प्रामाणिक, पैतृक, उपर्युक्त। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायित्व, सांप्रदायिकता, ऋतु, उज्ज्वलित। तो यहाँ पर हमने 30 शुद्ध शब्द लिखे और इनमें से क्या है, आपको 3 आपके विकल्प में अशुद्ध शब्द होंगे, एक शुद्ध शब्द होगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें शुद्ध कौन है, कौन सा शब्द है। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करेंगे मैराथन में। देखते हैं दोस्तों, वाचन, पठन, वाचन या पठन की विशेषताएं, गुण या लाभ पूछे जाएं, ये पेपर में पूछा गया है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं, समझते हैं पहले। इससे छात्रों में शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। जब बार बार किसी टॉपिक को पढ़ेंगे या आप बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे शुद्ध उच्चारण का विकास होगा। इससे छात्रों में स्वरों के उतार चढ़ाव का विकास होता है। इससे छात्रों में समान ध्वनियों में भेद करने का विकास होता है। इससे छात्रों में विराम चिन्ह का विकास होता है। विराम चिन्हों को समझते हैं। इससे विषय वस्तु के भाव को समझकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। इससे छात्रों में स्पष्ट एवं शुद्ध पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। तो यदि आपसे कुछ भी पूछा जाए गुण, लाभ, विशेषताएं, तो आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आपका अंतिम टॉपिक होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री समझते हैं दोस्तों। वह सामग्री, या फिर आपके में पूछा जा सकता है शिक्षण अधिगम साधन, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए यही लिखेंगे। तो वह सामग्री या साधन जिससे शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण अधिगम साधन कहते हैं। तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है और पूछे भी जाएंगे, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं एक बार पुनः, वह सामग्री जिससे शिक्षण को रुचिकर व प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण अधिगम साधन कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या फिर शिक्षण अधिगम साधन के प्रकार। शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। समझते हैं दोस्तों। दृश्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। यानी जिसे देखा जा सकता है, ऐसी सामग्री या ऐसे साधन जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड आदि। नेक्स्ट देखते हैं श्रव्य सामग्री या श्रव्य साधन ऐसी सामग्री जिसे सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ऑडियो क्लिप, रेडियो, टेलीफोन आदि। नेक्स्ट देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसे देखकर तथा सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं, उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे वीडियो क्लिप, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सभी आपके दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं और आपके पेपर में आएंगे जरूर इससे प्रश्न। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री जिससे शिक्षण को रुचिकर व प्रभावशाली बनाया जाता है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री
ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे श्यामपट्ट है, चार्ट है, मॉडल है, चित्र है, शब्द कार्ड है। श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसे सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ऑडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, रेडियो और टेलीविज़न। दृश्य श्रव्य सामग्री इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसी सामग्री जिसे देखकर तथा सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे वीडियो क्लिप, टेलीविज़न, कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों श्यामपट्ट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो यह सबसे उपयोगी दृश्य सामग्री है या फिर यह सबसे उपयोगी दृश्य साधन है। इसका उपयोग किसी विषय के कठिन शब्दों को लिखकर समझाने में किया जाता है। चार्ट यह एक दृश्य सामग्री है। इसकी सहायता से किसी विषय के कठिन प्रकरण को समझाया जाता है। मॉडल यह एक दृश्य सामग्री है। बड़ी बड़ी वस्तुओं तथा इमारतों को कक्षा में लाना असंभव होता है, अतः विषय से संबंधित मॉडल बनाकर सरलता से छात्रों को उस टॉपिक के बारे में समझाया जाता है। चित्र यह एक दृश्य सामग्री है। विषय से संबंधित महापुरुषों, पशु पक्षियों, ऐतिहासिक स्थानों को चित्रों के माध्यम से सरलता से समझाया जाता है। शब्द कार्ड यह एक दृश्य सामग्री है। इससे छात्रों को शब्दों को सरलता से सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो क्लिप। यह एक श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण को सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। वीडियो क्लिप यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण को देखकर, सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। श्रवण दृश्य साधन के लाभ, गुण या विशेषताएं तो क्या हैं देखते हैं। समझते हैं दोस्तों। इससे छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी श्रव्य सुनाई भी देगा और दृश्य दिखाई भी देगा। तो इससे क्या होगा, छात्र सक्रिय रहते हैं। इससे छात्रों में विचार एवं कल्पना शक्ति दोनों का विकास होता है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इससे छात्र रुचिपूर्वक समझते हैं। इसके माध्यम से छात्र कठिन विषय के प्रकरण को सरलता से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। आप वीडियो को बार बार देखें और समझें, और हमारी राय यही है कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर लगातार 3 दिन होते हैं। पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर और तीसरे दिन 3 पेपर होंगे। तो रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा और अभी आपका समय बहुत कीमती है। तो आप मैराथन क्लास देखें और नोट्स से पढ़ें। यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब समय बहुत कम है, आप नोट्स नहीं बना सकते हैं। आप 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं और मैराथन क्लास से आप समझ सकते हैं। PDF से पढ़ सकते हैं, मैराथन क्लास से समझ सकते हैं। तो इससे आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें।